बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान यकूब खान। नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी का जो मेला है वो सजने को है और आज लाहौर में शाही किला में इसकी इफ्तिताही तकरीब जो है उसका भी इनेकाद किया गया और ट्रॉफ़ी जो है इसकी रूनुमाई भी बाकायदा तौर पे की गई। हम सब पूरी कौम की तरह दुआगो हैं कि अल्लाह पाकिस्तान को इसमें कामयाबी अता करे। इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट का जो दरवाज़ा है अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए मुकम्मल तौर पे खुल चुका है। इस पे भी बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में सियासत के हवाले से जब बात करेंगे तो मुल्क की सियासत में बयानबाजियों का सिलसिला आज भी जारी रहा। बानी PTI की तरफ से रमज़ानुल मुबारक के बाद जो एक तहरीक चलाने की हदायत की गई है उससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि सियासत में मज़ीद गर्मी आएगी रमज़ान के बाद। वैसे भी मौसम गर्म हो जाएगा और सियासत की भी गर्मी तो देखिए अल्लाह खैर करे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इन्होंने भी तोपों के रुख एक तरफ किए हुए हैं एक दूसरे की तरफ और आज भी गोलाबारी हुई। सिंध हुकूमत के तर्जुमान अरसलान शेख ने जहां वफाक को आरे हाथों लिया, वहीं आज़मा बुखारी साहबा ने भी तरकी जवाब दे के उनको कहा कि खुदारा सिंध में नाकामी का मलबा उस पर ना डाला जाए। तो सियासी अमूर पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार मोहतरमा गरीदा फारूकी साहिबा और जनाब हबीब अकरम साहब। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो गरीदा फारूकी साहब, सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं कि बानी PTI ने रमज़ान के बाद तहरीक चलाने का जो ऐलान किया है या हदायत की है, ऐसी हदायत तो मुख्तलिफ तरह की पहले भी जारी की जाती रही हैं, लेकिन आप क्या समझती हैं कि रमज़ान के बाद क्या वाकई को मौसर तहरीक चलाई जा सकेगी? बहुत शुक्रिया इमरान याकूब खान साहब, और इट्स अ प्लेयर, इट्स एन ऑनर ऑलवेज जब भी हाजिर होते हैं आपके प्रोग्राम में। जिस तरह आपने खुद कहा इमरान साहब कि इस तरह की तहरीकों का ऐलान, इस किस्म की डेडलाइंस, आखिरी कार्ड है, लास्ट कार्ड है, ये मेरा ख्याल है कि ये पॉलिटिकल ब्लफ है सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के और इमरान खान के। इनसे हासिल वसूल कुछ नहीं होना। सड़कों पे मसाहिमत पहले ही करके देख ली। इस वक्त PTI की जितनी भी दस्तयाब क़यादत है, एक तो ये डिबेटेबल है कि दस्तयाब कौन कौन है और वाकई में दस्तयाब कौन है। तो कुछ तो साशे पैक में दस्तयाब है और कुछ ऐसी है कि जो बिल्कुल मंजर आम से गायब क़यादत है। मिसाल के तौर पे कोई भी तहरीक, आप जानते हैं, आप लाहौर में बैठे हैं, जब तक कि पंजाब में उसकी जड़ें ना हों, जब तक कि पंजाब से वो तहरीक पुरजोर अंदाज से ना उठे, वो कामयाब नहीं हो सकती। सो इस वक्त इमरान खान जबकि जेल में हैं और उनसे कुछ बन नहीं पा रहा, कोई स्ट्रैटेजी उनकी कामयाब नहीं हो पा रही। मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात कामयाब हो सकते थे अगर इमरान खान जल्दबाजी का मुजाहरा ना करते। अब रमज़ान के बाद देखिए ना, रमज़ान के बाद ईद अप्रैल के पहले 10 अप्रैल से पहले तारीख हो जाएगी। 10 अप्रैल तक मुल्क में गर्मियों का मौसम आगाज हो जाता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसमें शिद्दत आना शुरू हो जाती है। तो क्या इस वक्त जो क़यादत है हमें नज़र आ रही है जो PTI की, जो कि जलसे तक भी कामयाब करवाने की पोजीशन में नहीं है, सो क्या वो सड़कों पर निकलेगी? क्या वो एहतजाज करेगी? और ये मुल्क की तहरीक क्या होगी? क्या ये PTI की सोलो फ्लाइट होगी, किसी ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के साथ होगी? PTI का अगर हम पॉलिटिकल एनालिसिस करें तो इमरान खान की शख्सियत ऐसी नहीं है कि वो अलायंस के साथ चल सकें। वो हमेशा से सोलो फ्लाइट लेने के आदी हैं। बहुत मुश्किल होगी उन्हें, बल्कि रही है उन्हें पॉलिटिकली एक टीम बिल्डअप करने। थैंक यू गरीदा। जरा हबीब अकरम साहब से भी ले लें मौक़िफ़ उनका। हबीब साहब, आपने गरीदा साहबा की गुफ्तगू सुनी तो 2-3 इश्यूज हैं। पहली तो ये कि क्या आप भी ऐसा ही समझते हैं कि क़यादत दस्तयाब नहीं है? दूसरा ये कि क्या इमरान खान साहब की शख्सियत वाकई ऐसी है कि वो सिर्फ सोलो फ्लाइट करना चाहते हैं, वो लाइंस में नहीं चल पाएंगे? और तीसरा ये कि साशे पैक जो क़यादत है वो क्या कर पाएगी? देखिए इमरान साहब, जब भी कोई तहरीक चलती है तो जाहिर है इब्तिदा में तो उसके बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं कि चली है या नहीं चली है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्रेडिट पे ये चीज़ें मौजूद हैं कि इमरान खान के बगैर उसने न सिर्फ कई तहरीकें चलाई, बड़े कामयाब शोज किए, बल्कि हत्ता कि उन्होंने इमरान खान के जेल में होते हुए 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन भी जीत लिया। तो एक जो पार्टी इलेक्शन जीत सकती है बगैर इंतखाबी निशान के, जबकि उसका लीडर जेल में है। और जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है तो पंजाब में तो कंटेनर्स रख के और एक रोका जाता है
तो उस तरीके से यानी उसके बावजूद एक तहरीक चला लेना, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही अब तक साबित कर पाई है। हबीब साहब ये फरमाइएगा कि आप जो गुफ्तगू कर रहे थे, सॉरी डिस्ट्रक्शन हो गई थी, एक तो अपनी गुफ्तगू जारी रखें, दूसरा जो आपने जिक्र किया 8 फरवरी का, तो उसमें क्या वाकई ये समझते हैं कि 8 फरवरी के इंतखाबात में वोट लेना या सीटें जीतना या उसके बाद ये दावा करना कि सारी सीटें वो जीती हैं वो क़यादत की वजह से थे, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का करिश्मा या उनकी मकबूलियत नहीं थी? देखिए, ये बिल्कुल उनकी मकबूलियत अपनी जगह थी, लेकिन अहम बात यह है कि लोग सिर्फ किसी शक्ल को वोट नहीं डाल रहे थे और लोग एक अपने नुक्ता नजर से वोट डाल रहे थे, और जाहिर है उस वोट को समेटने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। उस वोट को समेटने के लिए आपको कैंडिडेट्स खड़े करने पड़ते हैं और फिर कैंडिडेट्स ऐसे हों जो ऐन वक्त पर साथ ना छोड़ दें। तो ये लिहाजा ये सारी चीजें हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलकर एक पार्टी किया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के जो मंजरनामा है सियासी, उसका अहम तरीन फरीक है। बाकी तो दीगर पार्टियां जो है वो जाहिर है अरेंजमेंट के तहत कोई हुकूमत में है, कोई हुकूमत में, कोई हुकूमत में। इन पार्टीज को अमली तौर पर ग्राउंड पर क्या हैसियत हासिल है, ये तो जब हिसाब करें, कोई सर्वे करें या इलेक्शन करवाएं तो तभी पता चल सकता। गरीदा फरूकी साहब, इमरान खान साहब ने 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर गायब होने वाले अरकान असम्बली जो हैं उनको अब जमात से निकालने का फैसला किया, तो आप क्या समझती हैं कि ये फैसला कुछ देर से नहीं किया? अब उनको निकालने का क्या फ़ायदा? अब तो जो तरमीम होनी थी वो पास हो चुकी है, अब तो आइन का हिस्सा बन चुका है। इमरान याकूब खान साहब, इन प्रिंसिपल ये फैसला चूंकि पीटीआई का एक पार्टी पॉलिसी है या उनका एक पार्टी का फैसला है, तो इससे इख्तलाफ तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इस फैसले के मुख्तलिफ पहलू हैं जिन पे तनकीद लाजमन की जा सकती है। अगर ये बात हो रही है कि 26वीं तरमीम के मौके पे गायब हुए अरकान, तो गायब से मुराद क्या है? वैसे तो पूरे की पूरी पीटीआई की जो पार्लियामेंट्री पार्टी है वो गायब हो गई थी ऐवान से, जिससे यही एक तासुर मिला कि उन्होंने एक ओपन फील्ड दी है असेंबली को, ऐवान को, कि वो आराम से तरमीम मंजूर करवा लें। अपोजिशन वहां पे होती, बाइकआउट करती, हंगामा करती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक खासा है, जब अमूमी तौर पे तकारीर भी होती हैं, तो नॉर्मल सेशंस होते हैं असेंबली के, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना शोर शराबा, कितना हंगामा करती है, लेकिन वॉकआउट कर गए यानी कि गायब हो गए। तो ये सब लोग भी तो गायब हो गए ना। तो फिर तो पीटीआई की जो तमाम पार्लियामेंट्री पार्टी है जिसकी इन टेक्निकलिटी प्रेजेंस नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है ना वो पार्लियामेंट के अंदर, पीटीआई तो नहीं है, तो फिर तो पूरी की पूरी वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ही, जिसमें जम हो गई है पीटीआई, सबको फिर शो कॉज नोटिस होना चाहिए, सबको फिर निकाल दिया जाना चाहिए। एक तो ये सवाल। दूसरा सवाल ये कि व्हाई वन एक्सेप्शन वाज मेड इन केस ऑफ जैन कुरैशी? इसलिए कि सिर्फ वो शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे हैं, इसलिए कि वहां पर मौरूसी सियासत है, इसलिए कि शाह महमूद कुरैशी की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अलायंस है इमरान खान के साथ, इसलिए जैन कुरैशी को फायदा हो रहा है। शेर अफजल मरवत को उसके मुकाबले में, क्योंकि उनके साथ कोई बैकिंग नहीं है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लॉबी नहीं है, तो फर्क दोनों में से अगर तो हम सियासी गुनाह का मवाजना कर रहे हैं, तो आपके नजदीक जैन कुरैशी का मुबैना जुर्म बड़ा है या शेर अफजल मरवत के मुबैना जुर्म बड़े हैं? इन दोनों का अगर आप सियासी गुनाह देख रहे हैं तो ये सरासर एक मौरूसियत पर मबनी और उसूल पसंदी के खिलाफ मबनी एक ये फैसला है, नंबर 1। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि पीटीआई के चंद अच्छे फैसलों में से ये एक है। आपको याद होगा कि जब पार्लियामेंट में वोट बेचने का मामला आया था 2018 के बाद, तो उस वक्त भी इमरान खान ने कई अपने अरकान असेंबली को बेदखल कर दिया था, निकाल दिया था। उसमें भी दीगर एलिमेंट्स और फैक्टर्स मौजूद थे, लेकिन बहरहाल इन प्रिंसिपल अगर हम उसूल की बात करें तो वो फैसला दुरुस्त था। तो यहाँ पर भी ये कि 26वीं तरमीम के मौके पर आप गायब क्यों हो गए, उसूल के बुनियाद पर ये फैसला बड़ा अच्छा लगता है, इसको मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ, लेकिन उसी उसूल को फिर आगे लेके सब पे लागू करते ना, और फिर इस चीज पर भी आप लागू करें कि फिर पार्लियामेंट से वॉकआउट क्यों किया गया। अब 26वीं तरमीम के मौके पे जो इस वक्त तासुर है वो यही है कि पीटीआई बी टीम बनकर खेली है हुकूमत की, यानी कि मौलाना के साथ बैठी, वो ड्राफ्ट वही मंजूर करवाया, सो मच सो कि मौलाना ने इस बात पे गुफ्तगू की
आजकल मौलाना को पीटीआई दोबारा से अपने घेरे में लेने की कोशिश कर रही है, उनके साथ अलायंस बनाने की कोशिश कर रही है। मौलाना मेरा नहीं ख्याल के बल्कि आप सबके सामने है कि वो पीटीआई के साथ सड़कों पर निकले। ये बहुत बैदर्स कयास ये बात लगती है। दिस सीम्स टू बी क्वाइट फार फेच्ड। सो मौलाना का अगर सड़कों का पॉलिटिकल वेट इमरान खान को नहीं मिलता तो फिर इस ग्रैंड अलायंस की कोई वजह नहीं है। जी अबीब अकरम साहब, अबीब साहब आपने गुफ्तगू सुनी, क्या आपको भी ऐसे ही लगता है कि पीटीआई ने बी टीम के तौर पे काम किया और मौलाना जो हैं उनके साथ सारी चीज़ों पे मुत्तफिक हो गए और उसके बावजूद फिर अब वो ऐसी बातें करते हैं? लेकिन मौलाना के साथ जो आइंदा के मामला हैं उनके बारे में मैं देता हूँ कि आइंदा के मामला में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात मौलाना की तरफ भी हैं और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौलाना के करीब आने में काफ़ी टाइम लगा है और लगना है, और मौलाना फजल रहमान को भी काफ़ी टाइम लगा है और लगना है। इस वक्त जो दोनों के दरमियान एक उसूली इत्तफाक तो बहरहाल हो चुका है कि वो है कि दोनों इलेक्शन चाहते हैं, दोनों समझते हैं कि 2024 का इलेक्शन जाली था, तो लिहाजा उसको ख़त्म करके एक नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ये एक ऐसा मुश्तरका नुक्ता है जो इन दोनों को आगे बढ़ने में मदद फराहम कर सकता है। फरीदा फरूकी साहब, आप फरमाइएगा कि आप कैसे। मैं कमेंट करना जी 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 जरूर इमरान साहब, जी आपकी इजाजत से मैं एक कमेंट करना चाहूंगी जी। ये बहुत से तज्जियाकार इस वक्त कह रहे हैं कि मौलाना और इमरान खान के दरमियान जो एक मुश्तरका ग्राउंड है या हो सकती है मुमकिना तौर पे वो नया इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन हो सकता है, लेकिन मैं इससे हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली डिसएग्री इस तरह से करती हूँ कि मौलाना का जो बैटल ग्राउंड है दैट इज खैबर पख्तूनख्वा। तो क्या इमरान खान जब इलेक्शन का या पीटीआई जब इलेक्शन का मुतालबा कर रही है या करेगी तो क्या खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे पाकिस्तान में करेगी? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान का मौकिफ है कि धांधली से उनको हराया गया, खासतौर पर डीआई खान की सीट जहां से इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के सीएम तशरीफ फरमा है। मौलाना समझते हैं कि वो सीट उनको मिलनी चाहिए थी। उनके नजदीक, मौलाना फजल रहमान के नजदीक धांधली नहीं धांधला हुआ डीआई खान की सीट पे और फिर अली अमीन गंडापुर को जितवाया गया। मौलाना फजल रहमान ने मुतालबा किया खैबर पख्तूनख्वा में जुडिशल कमीशन बनाने का धांधली के मामलात पे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया, जबकि बाकी पूरे पाकिस्तान में पीटीआई जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रही है। तो ये बहुत खुला सियासी तजाद है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस एक ग्राउंड पे मौलाना या पीटीआई मुत्तफिक हो सकते हैं। अगर तो एक बार फिर इमरान खान केपी हुकूमत की कुर्बानी देने को तैयार हैं। जी हबीब साहब इतने इफ आई कैन कंप्लीट माय आर्गुमेंट इमरान साहब, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन रहेगी बिटवीन मौलाना एंड पीटीआई। इसीलिए मौलाना बाज़ाब्ता तौर पे इस अलायंस को ज्वाइन करते कम से कम मुझे नजर नहीं आ रहे। अपनी सियासत मौलाना फजल रहमान ने, जेयूआईफे ने अपनी सियासत करनी है, पीटीआई के फायदे की सियासत नहीं करनी, अपने फायदे की सियासत करनी है उन्होंने। सो जब अगर खैबर पख्तूनख्वा में उनको नहीं री इलेक्शन मिलेगा या केपी में री इलेक्शन पे पीटीआई रजामंद नहीं होगी तो फिर ये कहीं पर नतीजा नहीं निकल सकेगा। इसलिए मैं समझती हूँ कि ईद रमजान हो या ईद के बाद हो, पीटीआई ना तो तहरीक चला सकेगी ना ही कोई तहरीक कामयाब हो सकेगी। इसी तनख्वाह पे सबको काम करना पड़ेगा। जी हबीब अकरम साहब, फरीदा साहबा तो समझती हैं कि इसी तनख्वाह पे सबको काम करना पड़ेगा और मौलाना फजल रहमान साहब को जो इतने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके होते हुए वो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब आप प्लीज़ ज़रा अपना तज़किया बयान करें कि किस तरह से ये सब कुछ मुमकिन है और क्या पीटीआई वाकई ही पूरे मुल्क में इलेक्शन चाहती है या केपी में हुकूमत बचा के बाकी मुल्क में इलेक्शन चाहती है? बस मैं तो इतना ही अर्ज करूंगा, जहां तक मौलाना की बात है या पीटीआई की बात है, मुझे तो इन दोनों जमातों के बारे में इल्म है कि ये दोनों जमातें पूरे मुल्क में इंतखाबात। बिल्कुल ठीक है। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं मौलाना के वो सारे दूर हो जाएंगे? तहफ़्फ़ुज़ात जब भी कोई भी किसी भी किस्म का अलायंस बनता है इमरान साहब, तो उसमें तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो रहते हैं। और पाकिस्तान में अलायंस का मतलब ये जरूरी नहीं होता कि वो एक इंतखाबी इत्तेहाद की सूरत में भी ढले। सबसे पहली बात यह है कि क्या वो इत्तेहाद बनता हुआ दिखाई देता है। सबसे पहले तो उसमें खुद मौलाना को देखना है कि क्या उनके सियासी फायदे की बात है या नहीं है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो ये बात लगता है कि मौलाना का उनके साथ मिलना उन्हें सियासी तौर पर सूट करना है। यही वजह है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नजर आने वाली चीज़ है वो की कि जो अली अमीन गंडापुर साहब को सूबे की अपनी पार्टी की सदारत से हटा के जुनैद अकबर साहब को लगाया, और इस वजह से यानी अली अमीन गंडापुर की हैसियत जब सूबे में कुछ कमज़ोर हुई तो उसके बाद हमने देखा कि मौलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत तेज़ी से एक दूसरे के करीब आ गए। तो अगर इस तरह की कोई सूरत आगे बढ़ती है तो इंतखाबात का मुतालबा दोनों पार्टियों का जो प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक तो पूरे मुल्क में है। अब मुझे नहीं पता कि एक सूबे में या दूसरे सूबे में क्या मामला है। जी नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है, लेकिन अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस तो गरीदा फारूकी साहिबा और हबीब अकरम साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हबीब अकरम साहब, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब ने जो खतूत का सिलसिला शुरू किया हुआ है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? एहसन इकबाल साहब ने तो आज कहा है कि अगर वो इतनी सीरियस हैं तो फिर वज़ीर आज़म को ख़त लिखें। आर्मी चीफ को बार बार ख़त लिखते हैं और आर्मी चीफ ने तो वाज़ेह कर दिया है कि अगर उन्हें ख़त मिला भी तो वो उसको खोलेंगे नहीं बल्कि वज़ीर आज़म को भिजवा देंगे। जब भी कोई सियासतदान जेल में होता है तो उसके पास ज़ाहिर है एहतजाज का एक ही जरिया होता है कि वो ख़त लिख सके, और ये जो खतूत है दुनिया की तारीख उठा के देख लें, वो सभी लीडर जो वक्तन फ़ौक्तन कैद हुए उन्होंने कैद से, और वो सारे खतूत जो हैं वो तारीख का हिस्सा है, बल्कि बहुत सारे खतूत जो आलमगीर तारीख का हिस्सा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आप देख लीजिए, उन्होंने भी खतूत लिखे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी खतूत लिखे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी लिखे, और ये खतूत आज तारीख का हिस्सा है। तो गोया इमरान खान साहब जब अंदर बैठे हैं और अंदर बैठ के वो अपना तज्जिया हालात के बारे में पेश कर रहे हैं तो ये तज्जिया तारीख का हिस्सा भी बनता चला जा रहा है। दूसरी, जहां तक वजीर आजम को खत लिखने का मामला है तो वजीर आजम को अभी ये साबित करने में वक्त है कि उनके पास वाकई सियासी इख्तियार भी मौजूद है। तो लिहाजा ऐसे वजीर आजम जिनके पास सियासी इख्तियार मौजूद ना हो तो फिर उन्हें उनके मुखालिफ सियासतदान क्यों खत लिखें या उनसे क्यों बातचीत करेंगे? नहीं, लेकिन सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है गरीदा फारूकी साहिबा कि एक तरफ आप इस्टेब्लिशमेंट को ही जिम्मेदार ठहराते हैं कि हमारे साथ जो ज्यादती हुई वो इन्होंने ही की, तो दूसरी तरफ आप उन्हें ही बार बार खत लिखते हैं, तो इसको आप किस नज़र से देखती हैं? आप इसको एक सिक्के के दो रुख भी कह सकते हैं, आप इसको सियासी तजाद भी कह सकते हैं, आप इसको अगर बहुत सख्त अल्फाज का चुनाव करें तो सियासी मुनाफिकत भी कह सकते हैं, आप इसको पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सियासी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें तो इसको यू टर्न भी कह सकते हैं, क्योंकि बकौल खुद इमरान खान यू टर्न तो अजीम सियासतदान या अजीम लीडर लेते हैं। किसने किसको खतूत लिखे इसको माजी के हवाले कर दीजिए या इसको तारीख के हवाले कर दीजिए, लेकिन तारीख इस बात की भी गवाह है कि जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, हमने तो यही सुना, हमने यही पढ़ा और हमने यही देखा तारीख का मुतालिया करके कि जेल आम से आम सियासतदान या किसी आम से आम शख्स को भी एक बड़ा मजबूत और तवाना शख्सियत में बदल देती है। बल्कि कहा जाता है कि जेल तो सियासतदान को एक असली सियासतदान बना देती है। और हमने ये भी देखा है, हमने ये भी पढ़ा है, हमने ये भी सुना है मुतालिया करते हुए तारीख का कि बड़े बड़े लीडरान सियासी उन्होंने जेल में असीरी में किताबें लिखी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किताब लिखी, बाकी बड़े बड़े किताबें लिखी, बल्कि नेल्सन मंडेला की किताब वहां से उनकी यादाश्तों पर मबनी छप के सामने आई। लेकिन इमरान खान क्या कर रहे हैं? खत लिख रहे हैं। और खत किसको लिख रहे हैं? आर्मी चीफ को लिख रहे हैं। आर्मी चीफ कौन? जिसके बारे में आज भी ट्वीट कर रहे हैं और इस कदर गैर मुनासिब अल्फाज में, और उस आर्मी चीफ के उस खिताब के बारे में जिस खिताब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कुरानी आयात का हवाला दिया है, खवातीन के हुकूक की बात की। तो एक तरफ कुरानी आयात की बात हो रही है, इस्लाम की तालीमात की बात हो रही है, अल्लाह की तालीमात की बात हो रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की बात हो रही है, और उन तालीमात को सामने रखते हुए पाकिस्तान के दुश्मनों, जिसपे सबका इत्तेफाक है, उनके खिलाफ एक बड़ा भरपूर बयानिए का ग्राउंड बनाया जा रहा है या बन रहा है। उसके खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की जा रही है पीटीआई के ट्विटर अकाउंट पे, आप ये देख लीजिए, तो माजरत के साथ ना ये तजाद लगता है, ना ये यूटर्न लगता है, ये सख्त से सख्त अल्फाज में सियासी मुनाफिकत लगती है।
जिस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। फिर इमरान खान साहब की मुझे लगता है कि सियासी भूल है कि उनकी मकबूलियत गालिबन इतनी ज्यादा है। दूसरी बात यह कि आपके मद्दे मुकाबले एक ऐसी शख्सियत है जो हाफिज कुरान है, जिसके दिल में, जिसके सीने में, जिसके जहन में कुरान सरायत है और उसकी जबान पर रवां होता है। तो ऐसी शख्सियत से भिड़ने के लिए या ऐसी शख्सियत को शिकस्त देने के लिए फिर आपको अपना किरदार भी वैसा ही ऑलमोस्ट कम से कम बनाना चाहिए। फिर ये वो एस्टैब्लिशमेंट नहीं कि जो माजी में इमरान खान को नजर आती रही है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर इमरान खान को अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील करनी होगी और करनी पड़ेगी। ठीक है गरीदा फरूकी साहब, आप जरा हबीब अकरम साहब से जान लें। हबीब अकरम साहब, स्ट्रेटजी इमरान खान को तो चेंज करनी चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटजी पे भी थोड़ी सी बात कर देते हैं। इनका क्या मामला है? इख्तलाफात, ये इत्तेहादी भी हैं और इख्तलाफात पे भी रोज़ाना आप बयानबाजी भी देखते हैं। अभी गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान साहब ने तो ये भी कह दिया कि साल 2 साल में बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो वज़ीर आज़म होंगे। ये क्या मामला है, ज़रा ये तो समझाएं हमें। इमरान साहब, ये दोनों जमातें एक दूसरे से बंधी हुई हैं। ये दोनों जमातें सिर्फ इसलिए एक दूसरे से अलग होने का तासुर देती हैं। इन दोनों जमातों के पास अपना सियासी इख्तियार नहीं। पीपल्स पार्टी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ दे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ये इख्तियार है कि वो इस सत्ता से अलग हो। ये दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं और इन दोनों के बंधे होने की वजह जाहिर है कि इनका मुखालिफ मुश्तरका है इमरान खान। तो जब तक उनकी इमरान खान साहब की जो मुश्तरका मुखालफत है वो इन्हें बांधे रखेगी, इन दोनों के बयानात की कोई हैसियत नहीं है कि हम एक दूसरे से नाराज हैं, मिले हुए हैं। ये मजबूर है। जी गरीदा फरूकी साहब, आप भी यही समझती हैं कि ये दोनों मजबूरी की हालत में मिले हुए हैं? मैं यहाँ पे एग्री करती हूँ हबीब अकरम साहब के इस तज्जिए से, उनकी इस गुफ्तगू से कि ये बिल्कुल हकीकत है, यही सूरत हाल है। दोनों ज़ाहिर है इत्तेहादी हैं, बावजूद इसके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने ऊपर वो पॉलिटिकल बर्डन नहीं लेना चाहती, क्योंकि उन्हें हमेशा से एक NTPMLN पार्टी रही है, तो उनको अपना वो जो एक जो खमीर है उसका असर कहीं ना कहीं बरकरार रखना भी है। लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त हालात और वाक़यात की मजबूरी भी है, उसके तहत उनको मुस्लिम लीग नून का दामन पकड़ के चलना भी है, या मुस्लिम लीग नून के हाथ में हाथ डाल के, अभी वैलेंटाइंस डे गुजरा है तो उसकी सूरत में अगर कहा जाए कि उनको प्यार मोहब्बत की ये पींगे आगे बढ़ानी भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रकाबत भी रखनी है। तो दिस इज अ लव हेट रिलेशनशिप बिटवीन PMLN एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन इसको अल्टीमेटली कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जी टूट गई है तड़क करके या टूटने वाली है तड़क करके, ऐसा नहीं होगा। सो एज लॉन्ग एज आई थिंक दिस पार्लियामेंट सस्टेन्स, जो कि 5 साल एक बार फिर अपने पूरे करेगी, इस वक्त तक के आसार तो यही लग रहे हैं कि शहबाज शरीफ भी गालिबन पहले प्राइम मिनिस्टर बन जाएं इस मुल्क की तारीख के, जो कि अपनी मुंतखब मुद्दत पूरी कर जाए, और पीपल्स पार्टी भी उनके साथ साथ लगी रहेगी। बाकी वल्लाह आलम बिस्सबाब, आपको पता है कि पाकिस्तान में हालात बदलते, जज्बात बदलते देर नहीं लगती। अब तो वैसे भी क्रिकेट का दौरा है आजकल। हबीब अकरम साहब, आप क्या समझते हैं, शहबाज शरीफ साहब अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, 5 साल पूरा करेंगे? शहबाज शरीफ साहब के बस में होता तो वो पिछली पार्लियामेंट को 5 साल आगे ले जाते, और शहबाज शरीफ साहब के बस में हो पार्लियामेंट 50 साल चलती रहे। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तलबा से खिताब करते हुए जो ये कहा है कि पाकिस्तानियत जो है वो सबसे अहम है और मुस्तकबिल महफूज हाथों में है, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तानियत को किस तरह से फ़रोग दिया जा सकता है? ये मुझे नहीं पता जी, ये तो जाहिर है हुक्मरानों के सोचने की बात है, वो कैसे फ़रोग दे सकते हैं। नहीं, लेकिन गरीदा फरूकी साहबा, हम जो तज्जियाकार हैं या साफ़ी हैं, हमारा भी तो फ़र्ज़ कुछ बनता है ना पाकिस्तानियत को फ़रोग देना। तो आप क्या समझती हैं, इसको कैसे हम फ़रोग दे सकते हैं बहसीयत कौम? देखिए पाकिस्तानियत को फ़रोग देने के लिए इस वक्त जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो हमें जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन, जो सोशल पोलराइजेशन नज़र आ रही है, जो अदम बर्दाश्त का रवैया हमें नज़र आ रहा है,
इनफिरादी सतह पे, हमें उसे खत्म करना है। वो कैसे खत्म हो सकता है? वो डिबेट के जरिए, डायलॉग के जरिए, एहतराम को सीख के, अपनी माशरती अकदार को री इनकारकेट करके, उसको एक दफा रिन्यू करके, उसका रिवाइवल करके, ये चीजें हमारे अंदर से खत्म हो गई हैं। जब हम सियासी शख्सियात के पीछे अंधाधुंध आप लग गए हैं, अब तो वो ना बड़े बड़े सियासी लीडरान रहे, ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह का लीडर, ना नवाज़ादा नसरुल्लाह खान साहब की तरह का लीडर, ना दीगर बड़े बड़े लीडरान, ना बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक बड़ी कदावर शख्सियत रही। सो बाकी बहुत से नाम अगर मैं गिनवाना शुरू कर दूं तो फहरिस्त यहाँ पे खत्म हो जाएगी। कहने का मकसद ये है, ना खान अब्दुल वली खान जैसी शख्सियात की जो जोड़ने की बातें करते थे, इकट्ठे रहने की बातें करते थे कि ठीक है सियासी इख्तलाफ है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज किसी भी शख्सियत की हो सकती हैं, लेकिन बुनियादी एहतराम, यानी कि आपकी बुनियादी चीज ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान है तो फिर आप सियासत करेंगे। लेकिन यहाँ पर माजरत के साथ हम ये सियासी बयानियां भी देख रहे हैं जो कि इंतहा का परवान चढ़ गया कि जी फलां शख्सियत नहीं तो पाकिस्तान नहीं, फलां शख्सियत को जेल से निकालोगे तो पाकिस्तान बचेगा, वरना पाकिस्तान नाउज़ुबिल्लाह खुदा न खास्ता, खैर मैं वो कहना भी नहीं चाहती अल्फाज, मतलब हबीब अकरम साहब पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाया जाए। हबीब साहब जरा जल्दी से बस ये बता दें आप, क्योंकि आवाम की नब्ज को भी समझते हैं, खुद सर्वे भी करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तो नौजवान में पाई जाने वाली मायूसी जो है वो किस तरह से खत्म की जा सकती है? दस्तूर के मुताबिक अमल करके, पाकिस्तान में इलेक्शन के अंदर शफाफियत को यकीनी बना के, पाकिस्तान की अदालतों के अंदर भरोसा बहाल करके, पाकिस्तान के सिस्टम को ठीक करके, पाकिस्तान में सेलेक्टिव जस्टिस को खत्म करके, पाकिस्तान के सियासी कारकुनों को मुकालमा करने की इजाजत देके। बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब, फरीदा फारूकी साहबा। नाज़रीन अब ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मुल्क की इकोनॉमी को लेकर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, हुकूमती वज़रा की तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पर ये दावे किए जा रहे हैं कि मुल्क की मीशत जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है और बहुत जल्दी अब कौम को बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। इनमें कितनी हकीकत है और इस पे क्या कुछ हो रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुर्शद जनाब डॉक्टर हाकान नजीब साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, पहले इसी से शुरू कर लेते हैं कि सदर पाकिस्तान और डिप्टी वज़ीर आज़म इन्होंने चीन का दौरा किया, वहाँ पे काफ़ी MOU साइन हुए और खुशखबरियाँ सुनाई गई कि जी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। फिर तुर्क सदर आए यहाँ पाकिस्तान में, उन्होंने भी काफ़ी एग्रीमेंट किए। अब सऊदी अरब और पाकिस्तान के वज़रा ख़जाना जो हैं उन्होंने भी मुलाकात में इस अज़्म का अदा किया कि जी तजारत का फ़रोग जो है वो किया जाएगा। तो असल बताएं हकीकत के होने क्या जा रहा है, क्या वाकई ही पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है या सिर्फ अभी बातें ही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब देखें, एक तो बात यह है कि चूंकि IMF की इंगेजमेंट हो गई है तो कुछ रिजर्व्स बेहतर हो गए हैं, कुछ स्टेबिलिटी सी आ गई है। तो अब जो अथॉरिटीज़ हैं वो वही पैटर्न जो कि हमने हमेशा चलाया है कि FDI जो है वो दुनिया भर से ढूंढ लें। हमने CPEC के अंडर आपने देखा कि पिछले कई सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में 20 से 25 अरब डॉलर की एक इन्वेस्टमेंट ढूंढी, वो पाकिस्तान आई, पर हम उसके सेकंड फेज़ नहीं कर सके। तो जहाँ तक सऊदी अरेबिया का ताल्लुक है उससे तो अभी 1.2 बिलियन डॉलर की आपने एक ऑयल फैसिलिटी साइन की है। ये दो चीज़ें आपके पॉकेट में है। रेकोडिक की गुफ्तगू चल रही है, उम्मीद ये थी कि जनवरी फरवरी में कोई बात हतमी हो जाएगी। 10 से 15% शेयर उन्होंने ख़रीदने हैं। अगर गोइंग बैक टू चाइना, जो इस दफ़ा का विजिट है वो तो इट्स ऑल अबाउट कि CPEC 1 से आगे किस तरह जाना है। जिसका क्या मतलब है? जिसका मतलब है कि CPEC 1 में तो प्रोजेक्ट्स लगे इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिजली के, रेल रोड के, तो अब इनको यूटिलाइज भी करना है। 44,000 मेगावाट बिजली है, गर्मियों में 20-25 हज़ार मेगावाट यूज़ करते हैं, सर्दियों में 8-10 हज़ार मेगावाट यूज़ करते हैं। कैरिंग कैपेसिटी की प्रॉब्लम है। सो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए नई इन्वेस्टमेंट चाहिए। सो इन्वेस्टमेंट FDI पाकिस्तान में आज तक जो आई है ना, इमरान साहब मैं आपको एक बड़ी पते की बात बताऊं, ये 1.5-2 अरब डॉलर से ऊपर नहीं गई। पर प्रॉब्लम यह है कि ये FDI ऐसी नहीं आती कि वो पाकिस्तान में आए, मोबाइल की फैक्ट्री लगे और वो मोबाइल कहीं बाहर बिकना शुरू हो जाए, गाड़ी की फैक्ट्री लगे वो गाड़ी कहीं बाहर बिकना शुरू हो जाए। वो इस तरह आती है
कि मतलब कोई भी बड़ी फर्म आई, टोयोटा, होंडा, चाइनीज आए, उन्होंने पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाई, बाहर से एफडीआई लाए, पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाई, आपको और मुझे गाड़ियां बेची और उसका डिविडेंड जो है वो बाहर ले गए। सो हमें सोचना है कि ये एफडीआई किस किस्म की आनी है। हमने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एफडीआई को कभी टारगेट ही नहीं किया। सो एक तो ये बात, सीपेक का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लग गया। मैं अभी कह रहा था 44,000 मेगावाट बिजली लग गई, बिजली की खपत है नहीं है, बिजली महंगी हो गई है। इंडस्ट्री जब तक लगेगी नहीं, बिजली की यूनिट्स बिकेंगे नहीं, तो आपकी डिमांड बढ़ेगी नहीं, तो आपकी बिजली नहीं सस्ती होगी। सो सीपेक 2 की लेट्स होप के आगे हम बढ़ सके। डॉक्टर साहब, आप बार बार बिजली का जिक्र कर रहे हैं, तो एक खबर ये है कि दर्जनों फीडर्स ऐसे हैं डिस्कोज के जिनमें जून तक अगस्त 80 से 90% लाइन लॉसेस का इंकशाफ हुआ है। तो आप ये बताएं कि अगर ये होगा तो हमारा कैसे ख्वाब पूरा होगा? तो पिछले साल अगर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर दूं जो अथॉरिटीज ने बताया है, वो है कि 600 अरब रुपए के, यानी कि $2 बिलियन का टी&डी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो आप लॉस कह रहे हैं, मिलाकर किसके साथ, जो आपको और मुझे बिल आया और जो कलेक्शन 10-12% नहीं हुई, तो 600 अरब का नुकसान है। अगर मैं ये आपको कहूं कि ऐसे लगता है कि 500-600 अरब का नुकसान दोबारा इस साल में हो सकता है अगर लाइन लॉसेस ना कंट्रोल हुए और अगर कलेक्शंस वापस 95% तक ना गई। तो ये बात आपकी दुरुस्त है इमरान साहब, बात बड़ी क्लियर है। जिस सेक्टर को गवर्नमेंट ने चलाया है, चाहे वो गैस हो चाहे वो बिजली हो, आप उसके लॉसेस देखें, इनएफिशिएंसीज देखें, कंपेटिटिव बिहेवियर नहीं है, कोई मार्केट्स नहीं है। जिस सेक्टर को, टेलीकॉम को, आपका सेक्टर है जीएनएन, बहुत से चैनल हैं, आप कंपीट करते हैं, अच्छे हैं, एडवर्टाइजमेंट भी मिलेंगे, अच्छे हैं, व्यूअरशिप भी मिलेगी। नहीं अच्छे हैं, लोग नहीं आपको पसंद करेंगे। टेलीकॉम भी ऐसे ही है, तीसरा बैंकिंग भी ऐसे ही है। ये तीनों सेक्टर किसके पास हैं? हमने खोल दिए, प्राइवेट सेक्टर को compete करने दिया। बिजली और गैस को सरकार में रखा। आप सोचें अगर बैंक हमारे पास होते तो आज बैंकों का नुकसान ही भरते भरते थक गए हो। अच्छा डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने ये इंदिया दिया है कि जो पाकिस्तान में अगले 10 साल में $2 अरब सालाना के हिसाब से सरमायाकारी करेंगे। आप क्या समझते हैं कि ये सरमायाकारी किस शोबे में होगी? इससे भी हमें कोई फायदा होगा या इसी तरह पहले की तरह ये सरमायाकारी होगी? सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो जब IMF का प्रोग्राम हो जाता है, आपके साथ अटैचमेंट हो जाती है, तो पहली चीज खुलती है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। सो पहले मैं उसका जिक्र कर दूं। अगर आपको याद हो तो आज से कुछ दिन पहले वर्ल्ड बैंक ने भी एक 10 साल पे मुहित $2 अरब की कमिटमेंट की थी। सो वो फंडिंग आती है प्रोजेक्ट्स और बजट सपोर्ट में, बिल्कुल ऐसी आई। ADB ने भी सिमिलर किया। ये सेकंड स्टेप होता है IMF के बाद। थर्ड स्टेप ये होता है कि जो आपके पास प्राइवेट सपोर्टिव अदारे हैं, IFC एक आर्म है वर्ल्ड बैंक का, और वो कमर्शियल फंडिंग में चले जाते हैं। तो उन्होंने ये बात की है कि वो प्रोजेक्ट्स में शराकत दारी करेंगे पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर के साथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पर देखना यह है कि अब ये शराकत दारी जो होती है, ये अगेन ऐसी चीज़ों में ना हो कि पाकिस्तान में चीज़ बने और पाकिस्तान की ही मार्केट को बिकती रहे। ये मैंने दूसरी दफ़ा बात रिपीट किया, ये बहुत लोग समझते नहीं है कि FDI लाना इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट। FDI या ये IFC की शराकत दारी ऐसी चीज़ों में लाना जो वापस एक्सपोर्ट ला सके पाकिस्तान में, जो डॉलर अर्न कर सके, वरना तो $30 बिलियन पर पिछले कई साल से बैठे हैं। So that has become more important. Here the policy makers role becomes very important कि आप इंसेंटिवाइजेशन ऐसे जगह पे कायम करें, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग में कायम करें, ऐसी एग्रीकल्चर में कायम करें जो दुनिया के साथ कनेक्ट करें। यार मैं आपको एक एग्जांपल दूं। डॉक्टर साहब ये किन शोबों में कर दीजिए, ये शोबे भी जरा एक्सप्लेन कर दें। जबरदस्त। सो पहला तो शोबा ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पाकिस्तान की एक बेस है। अगर वियतनाम की एग्जांपल फॉलो करें तो एक कंपनी पिछले साल में वियतनाम से, सैमसंग जो है, वहां से मोबाइल और उनके पार्ट्स $70 अरब के लेके गई है। $70 अरब के। पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट जो है वो $30 अरब है। सो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, ये एक चीज है जो अवे फ्रॉम टेक्सटाइल है। फूड
और फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये नेक्स्ट एरिया है जहां पाकिस्तान को सोचना चाहिए। यील्ड्स अगर बेहतर होना शुरू हो जाएं तो इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल जो है आप निकाल सकते हैं। सर्जिकल गुड्स, लेदर गुड्स, इनमें ऐड करें वैल्यू और दुनिया को बेचें। और अगर वियतनाम मोबाइल एक्सपोर्ट कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? होता यह है कि मोबाइल बनते हैं पाकिस्तान में ही बिक जाते हैं, और फिर यार इस क्वालिटी की कोई गाड़ी तो बनेगी ना पाकिस्तान से, कि सारी गाड़ियां इस क्वालिटी की भी नहीं बन सकती जो ईस्ट एशिया में बिक सके। सो थिंक अबाउट दोज एरियाज। सो अपग्रेड करें अपने जो लोग हैं। ये जो ट्रायंगल है गुजरात, सियालकोट और इनमें जो सारा आपके पास गुजरांवाला, जो इतना बड़ा पोटेंशियल है कि ये ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बन सके। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे एक इशू ये भी है कि मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि पाकिस्तान में 2 ऐसी मोबाइल्स कंपनी शुरू हुई जहाँ पे ये अच्छे म्यार के जो एक्सपोर्ट क्वालिटी मोबाइल भी बनना शुरू हुए। चले हम ब्रांड का नाम नहीं लेते, लेकिन जब हुकूमत ने इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई और चीज़ें रुकी तो वो बेचारे आंसुओं के साथ रोकते थे कि जी हमारा माल ही नहीं आएगा, हम बनाएंगे क्या और एक्सपोर्ट क्या करेंगे। तो इमरान साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए सामने रख दिया है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिसका मतलब है कि डॉलर रिजर्व्स इतने हों कि जो आपकी इंपोर्ट कंफर्टेबल रॉ मटेरियल की चाहिए, इंपोर्ट इनपुट्स चाहिए, उसको कवर करते हों, वो नहीं थे। यार इमरान साहब, गो बैक 14-18 महीने $3.5 अरब के रिजर्व्स पे खड़े थे। एक माह की भी इंपोर्ट कवर, $5-5.5 अरब की इंपोर्ट है पाकिस्तान की, एक माह का भी इंपोर्ट कवर नहीं था। डिफॉल्ट की गुफ्तगू हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह वहां से निकल आए हैं। इसीलिए यू नो माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन IMF वाज ऑलवेज वेरी क्लियर। IMF करेंगे, मैक्रो स्टेबिलिटी आ गई है। सो ये जो एक नेसेसरी कंडीशन है फॉर ग्रोथ, जिसका मैं और आप बात कर रहे हैं कि मतलब इंपोर्ट नहीं कर सकते वो पार्ट्स, तो असेंबल। पर ये जो टिकटॉक है ना कि आपने मोबाइल असेंबली यूनिट्स लगानी है, दैट्स नॉट इनफ। मोबाइल असेंबली यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान एंड टू सेल अब्रॉड हैज बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। अब जितनी भी नई चीज़ें आनी है, स्पोर्ट्स गुड्स है, इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज है, आपका लेदर गुड्स है, एग्रीकल्चर एंड फूड है, मैंने ये बड़े की एरियाज। फिर सारा इतना बड़ा कोस्ट लाइन है पाकिस्तान की। आपने आज तक ये क्यों नहीं सोचा कि आपने श्रिम्प्स वहीं पे करके दुनिया में बेचने हैं? इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, हमने तो उसको कभी जैसे कहीं एक्सप्लॉइट ही नहीं किया। सो ये अब हमने उन 5 सेक्टर्स की गुफ्तगू आज की है विच आर बियॉन्ड टेक्सटाइल एंड अपैरल। मैंने उसका जिक्र नहीं किया, वो तो ऑलरेडी बड़े लोग हैं, रसाई रखते हैं, पर वो पंखे बनाने वाला रसाई नहीं रखता। इसलिए हम आज उसकी गुफ्तगू कर रहे हैं कि उसको ग्लोबल वैल्यू चेन का किस तरह पार्ट बनाना है। यार अगर कोई लो हैंगिंग फ्रूट है इस सब में, तो वो ये है कि आप अगर वीट, राइस, मेज, इन 3 की अगर आप अपनी पैदावारी सलाहियत को ठीक कर लें, तो आप कार कंट्रीज, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और जो मिडल ईस्ट है, इसमें अपनी जो फूड की सेल है जो $5-7 अरब को क्रॉस नहीं करती फूड एंड एग्रीकल्चर को, इसको बढ़ा सकते हैं। एक मज़े की बात बताऊं, हलाल मीट सबसे बड़ा एक्सपोर्टर साउथ अमेरिका का एक मुल्क है जहां पे कोई हलाल खाता ही नहीं है, पर वो दुनिया का सबसे बड़ा हलाल का एक्सपोर्टर है। सो थिंक अबाउट दीज थिंग्स। पाकिस्तान का अब वो स्टेज आ गई है कि अगर IMF के 2-3 और रिव्यूज़ कंप्लीट हो गए, ये प्रोग्राम चलता रहा, मैक्रो स्टेबिलिटी आ गई है, बिजली की सनत को अगर ठीक कर लिया और थोड़ी सी एफिशिएंसी पैदा कर ली, थोड़ी सी एग्रीकल्चर में रमक दिखा दी, तो ज़रा एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो, कहीं $35-36 अरब पे चली जाएं, रेमिटेंसेस 35-36 पे रहें, तो ये $72 अरब इन दोनों से कमा कर आप थोड़ी सी ये जो बार बार बूम एंड बस्ट साइकिल में जाते हैं ना, इससे निकल जाएंगे। बट दिस इज रियली हार्ड वर्क। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हकान नजीब साहब। नाज़रीन, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि अगर हम थोड़ी सी तवज्जो दे दें तो पाकिस्तान की बहुत सी चीज़ें ना सिर्फ बेहतर हो सकती हैं बल्कि मईशत भी इससे बेहतर हो सकती है। नाज़रीन, आज के लिए इतने। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।